अगर मेरे 10,000 रुपये निकल गए, इसके अंदर आईपीसी की धारा 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग बाय पर्सनेशन यानी 419 आईपीसी के तहत मुकदमा बनता है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाके एप्लीकेशन मूव करा के एफआईआर के लिए आर्गूमेंट कर सकते हैं। और वो जो थाने वाले जो महिला थाना है उसकी जो एफआईआर है वो नेट पे भी अपलोड नहीं होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, फ़ोन पे भी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। आप किसी ना किसी परेशानी में और कानून से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपके मन में चल रहे थे। तो आपकी इसी दुविधा का समाधान लेके आज मैं यहाँ पे डिजिटल सुधीर मिलने आया हूँ। तो आज मैं मिलने आया हूँ एडवोकेट विश्वेंद्र अत्री सर से, जो आपके आंसर करने वाले हैं सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो भी कुछ आपने कमेंट सेक्शन में पूछा था। और इन्होंने स्पेशली जो ये टाइम स्लॉट दिया है ना, बहुत आप लोगों को ध्यान में रखते हुए दिया है ताकि आप सबका कुछ ना कुछ भला हो पाए। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा और मिलिए अत्री सर से। देखिए, मेरा नाम विश्वेंद्र अत्री एडवोकेट है और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैजाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। जी सर। सर कुछ क्वेश्चन है, आजकल हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, खासकर ये फ्रॉड हो रहे हैं लड़कियों के साथ, और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स में अलग अलग जिनसे ये फ्रॉड हो रहे हैं उनसे ही संबंधित क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ। तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, जैसे मेरे पास जो कमेंट करे हैं मैं आपको एग्जैक्ट वही बताऊंगा। यदि किसी भी व्यक्ति को धोखे में रखकर उसके अकाउंट से पैसा ले लिया जाए तो क्या यह धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा? आपका सवाल है कि किसी व्यक्ति से धोखे में रखकर हाँ जी, उसके अकाउंट से अगर पैसे ले लिए जाएं तो क्या धोखाधड़ी का मामला माना जाएगा? बिल्कुल। देखिए, पहली बात है कि वो धोखाधड़ी का जो पैसे लिए गए हैं, जो धोखाधड़ी करके, उसकी इंटेंशन क्या है पैसे लेने की। जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, हाँ, आपने मेरे अकाउंट से पैसे ले लिए तो वो हमने गुड फेथ में पैसा दिया है तो वो पैसा जाएगा रिकवरी के अंदर। अगर मैं आपसे कोई पैसा लेता हूँ कोई लालच दिखा के कि भाई मैं एक कंपनी का एम्प्लॉय हूँ या किसी बैंक का कर्मचारी हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, यानी चीटिंग बाय पर्सनेशन, एक मैं बहरूपिया बन के आपके साथ चीटिंग करता हूँ और आपको लालच देता हूँ, मैं कस्टम से बोल रहा हूँ या किसी आउट ऑफ कंट्री से बोल रहा हूँ कि आपका ये इतने पैसे जमा करने पे आपको इतने का बेनिफिट हो जाएगा। अगर इस चीज़ का कोई लालच देता है और हमसे वो फिर पैसे हड़प लेता है तो ये फिर धोखाधड़ी का मामला बनता है। इसके अंदर आईपीसी की धारा 406 यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग बाय पर्सनेशन यानी 419 आईपीसी के तहत मुकदमा बनता है। ठीक है सर। तो ये जो मामला है ना फ्रॉड में, आपको बता देता हूँ किस तरीके का चल रहा है। लोगों को क्या करा जाता है, लालच दिया जाता है ऑनलाइन कि उनके 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए के गिफ्ट जैसे डायमंड वॉच, डायमंड रिंग, आईफोन 10-15 भेजे जा रहे हैं और कैश पाउंड में मान लो 1 लाख पाउंड कोई भेज रहा है और वो गिफ्ट उनको भेजा जा रहा है। तो यानी कि ये हम बैड फेथ में काउंट कर सकते हैं। नहीं, ये यानी हमें वो लालच दिया जा रहा है। हाँ, आपको लालच दिया यानी जा रहा है। अगर वो मान लीजिए आईफोन है, लाख रुपए का है, 2 लाख का भी, 1.5 लाख का भी, 50,000 का भी है और अमाउंट हमसे कम लिया जा रहा है जी, और जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि अगर आप 40,000 रुपये दोगे तो आपको 4 लाख की गिफ्ट मिलेगी। नहीं, यहाँ ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या होता है। आपका एक फेसबुक पे फ्रेंड बना कोई, वो फ्रेंड बोल रहा है, मैं क्लेम करता है मैं लंदन में रहता हूँ या न्यूयॉर्क वगैरह कहीं रहता हूँ। अब 1 हफ्ते उन्होंने आपसे बात करी। अब बात के बाद वो क्या करता है, बोलता है मैं आपके लिए गिफ्ट भेज रहा हूँ। अब गिफ्ट वो वहाँ से भेजता है। अब गिफ्ट आते हैं इंडिया में आपके पास कस्टम ऑफिस के नाम से एक फ़ोन आता है कि आपके 30 करोड़ रुपए के गिफ्ट यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं। अब आपको इसके लिए कस्टम ड्यूटी पे करनी है 30,000 40,000। तो इस तरीके से ये फ्रॉड हो रहे हैं। यानी जो अमाउंट है गिफ्ट का वो बड़ा है, बिल्कुल ठीक है, यानी बड़ा लालच हो गया। और जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं वो छोटा हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे अमाउंट का पे करा के बड़ा लालच दिया जा रहा है जी, ठीक है। तो यानी जो ऑफेंस है उसके पीछे एक लालच है कि हमको गुमराह किया जा रहा है कि हम आपको इतना पैसा लेके ऐसी चीज़ हम आपको दे देंगे। और जो कस्टम ऑफिसर बन के फ़ोन कर रहा है वो है नहीं कस्टम ऑफिसर, यानी एक तरह का चीटिंग बाय पर्सन, बहरूपिया बन के फ़ोन कर रहा है वो हमें। बिल्कुल। वो आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा है अपनी कस्टम ऑफिसर की, जो कि वो है नहीं। जी। तो 406 और 419 आईपीसी के अंदर ये मुकदमा बनता है। ठीक है। तो सर ये जो उस व्यक्ति के साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है उसके लिए उसको शिकायत कहाँ करनी चाहिए? देखिए, जिस एरिया में वो रहता है, अगर मैं फरीदाबाद में रहता हूँ तो मेरे साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो मेरे जो पास में थाना लगेगा जहाँ से ऑफेंस हुआ है, मैं नियर बाय जो भी मेरे थाना होगा जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जाके मैं कंप्लेंट रजिस्टर कराऊंगा। अब ये आईटी से जुड़ा हुआ मामला है
तो इसकी शिकायत हम सीधा कमिश्नर साहब को भी कर सकते हैं और वहाँ से वो हमारी जो कंप्लेंट है वो मार्क होके आईटी सेल को मार्क हो जाएगी, साइबर सेल को मार्क हो जाएगी। मतलब इसकी कंप्लेंट डायरेक्ट कमिश्नर ऑफिस में बिल्कुल कर सकते हैं, वहाँ से जो भी साइबर सेल है उसको ये एप्लीकेशन मार्क हो जाएगी। तो हम ये मान के चलें कि साइबर सेल पहले स्टेप पे जाना जरूरी नहीं है? नहीं, आप सीधा कमिश्नर साहब के यहाँ करा सकते हैं, वहाँ से वो अपने आप उसको हैंडल करेंगे, वो सीधा मार्क कर देते हैं साइबर को। तो इसके साथ साथ थर्ड क्वेश्चन जो था वह कानून की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वो तो आईपीसी 406 और 419 बता दिया मैंने, क्लियर हो गई है। क्लियर हो गया। अच्छा, एक और जो लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे देश में कि जब भी वो थाने जाते हैं उनकी शिकायत लिखने से पुलिस मना कर देती है या उनको बोलती है कि इतना छोटा अमाउंट है इसके लिए कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। तो उसके लिए वो क्या करें जब उनका केस ही एफआईआर ही रजिस्टर नहीं की जा रही है? देखिए, पुलिस शिकायत आपकी लेगी, कार्रवाई ना करे अलग बात है। अगर मना कर दे तो ज़्यादातर केस जो हमारे व्यूअर्स के हैं उनके साथ यही होता है, वो कहते हैं भैया हमारी एफआईआर नहीं ली गई है और यहाँ हमें थाने से भेज दिया गया है। थाने में ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, अगर आप डीसीपी सीपी के पास अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक कंप्लेंट ब्रांच अलग से होती है। ओके। वो आपकी जो शिकायत है उसकी आप 2 कॉपी लेके जाओ, एक वहाँ आपके ले लेंगे और एक पे आपकी रिसीव करके दे देंगे। यानी आपको रिकॉर्ड बना के दे देंगे। इस तरह की दिखा दूँ मैं आपको, जैसे एक शिकायत दी है किसी ने तो वहाँ पे एक डीडी एंट्री इस तरह की करके आपको दे देंगे। ठीक है, मतलब इस तरीके की मुझे वहाँ से कि मैंने रिसीविंग मिल जाएगी कि मैंने एक शिकायत दी थी, उसका रिकॉर्ड मेरे पास है आगे प्रूफ के लिए। हाँ, आगे प्रूफ के लिए कि भाई मैंने वहाँ शिकायत दी थी, ये है मेरा। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो आप फिर एक प्राइवेट कंप्लेंट में सीआरपीसी में कंप्लेंट मूव कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के आगे। सर बिल्कुल एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यही है कि अगर शिकायत दर्ज होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं करी जाए तो फिर उसमें पीड़ित क्या करे? तो उसमें फिर आप कोर्ट के थ्रू एक प्राइवेट कंप्लेंट एफआईआर के लिए 156(3) में अप्लाई कर सकते हैं। किसमें सर? 156(3) के अंदर सीआरपीसी प्रोविजन है कंप्लेंट का। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाके एप्लीकेशन मूव करा के एफआईआर के लिए आर्गूमेंट कर सकते हैं। तो उस केस में पुलिस के ऊपर एक्शन लिया जाएगा? यस, पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाएगी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी इस पर। ठीक है सर। 202 की सीआरपीसी की रिपोर्ट कोर्ट मंगाता है, आपकी गवाही होगी कोर्ट के अंदर और सारा डाटा मंगाया जाएगा कि आपने जब कंप्लेंट आई थी तो आपने इस पर क्या एक्शन लिया। कोर्ट को लगेगा प्रामा फेसा ये लगता है तो फर्स्ट डे ही इसमें एफआईआर के आदेश हो जाएंगे। अगर लगता है कि नहीं तो उसको एज ए प्राइवेट कंप्लेंट ट्रीट किया जाएगा और फिर बाद में ऑर्डर होंगे इसमें। ठीक, तो ये जो 24, 25, 30 लाख तक के ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, क्या इनके ऊपर एकदम तत्काल एक्शन लिया जाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मोटा अमाउंट है, एफआईआर बनती है, छोटे में बनती है, ऑफेंस ऑफेंस है। बिल्कुल भाई डिपेंड करता है कि कुछ ऑफिसर्स निगलेक्ट करते हैं बटन, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ऊपर तक हैं तो वहाँ तक ट्रेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। अभी ज़्यादातर केसेस में मैं बताता हूँ आपको क्या करते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं वो इंटरनेशनल नंबर्स यूज़ करते हैं, VoIP नंबर्स कहते हैं, यानी कि जो आपका फ़ोन नंबर है वही कन्वर्ट हो जाता है एक UK US के नंबर में। तो उसकी वजह से शायद इनको ट्रैक कर पाना मुश्किल है। तो ये जानकारी दोस्तों आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है तो समझ जाइए आपको उसको पिक नहीं करना है कॉल को, उसको रिजेक्ट कर दीजिए जब तक यूज़र ID आपके फ़ोन पे शो ना हो। तो सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट पर गाली देना, धमकी देना या गलत मैसेज करना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है? बिल्कुल बिल्कुल माना जाता है, अपराध है। और इसमें आईपीसी की धारा 500 अट्रैक्ट होती है और IT एक्ट अट्रैक्ट होता है 66D और 66C। 66D 66C और अगर कोई अडल्ट है तो उसके साथ में एक सेक्शन और है, वो भी देखना पड़ेगा मेरे को, उसको भी अट्रैक्ट होता है। वो मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, हम उसको हाँ एंड में हाँ बता दूंगा। हाँ। तो सर ज़्यादातर केसेस एक आते हैं मेरे पास, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे एक मैम थी इंदौर साइड से, तो इन्होंने क्या करा, आजकल बहुत ऑफर चलते हैं इंटरनेट पे कि 500 रुपये कैशबैक मिलेगा, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, 200 रुपये मिलेगा। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी। अब हम जब कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसमें क्या हुआ, उसने अलाउ करवा लिया कैमरा, माइक और फोल्डर एक्सेस। तो उस व्यक्ति के पास उन मैम की वो फोटो वीडियो चली गई जो शायद उनके फ़ोन में होनी नहीं चाहिए थी। तो उस केस में वो मैम क्या कर सकती हैं? देखिए, अगर आपका पर्सनल डाटा किसी के पास चला गया, हाँ, और वो धमकी दे रहा है, वो ब्लैकमेल, तो एक्सटॉर्शन हो गया है। यानी तो या तो पैसे दो वरना मैं वायरल कर दूंगा, ब्लैकमेलिंग होगी, एक्सटॉर्शन हो गया। तो 384 जो एक्सटॉर्शन की धारा है वो अट्रैक्ट करती है, सीधा शिकायत देनी चाहिए थाने के अंदर और मुकदमा दर्ज होगा।
तो ऐसे व्यक्ति क्या प्राइवेट तौर पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं आसपास ये बात किसी को पता ना चल जाए कि मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है? देखिए, जो आपका नाम है हाँ, वो हाइड रखा जाता है, बल्कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, अगर कोर्ट के अंदर भी वो FIR जो है उन पे क्रॉस लिखाता है, और वो जो थाने वाले जो महिला थाना है उसकी जो FIR है वो नेट पे अपलोड नहीं होती है। अच्छा, वो नेट पे अपलोड नहीं होती है, लेकिन जो हमारे कॉमन थाने हैं उनकी सारी FIR आपको नेट पे मिल जाएंगी, लेकिन जो महिला थाने हैं उनकी कोई भी FIR आपको नहीं मिलेगी। तो ये अगर जिनके साथ भी इस तरह का ये अपराध हो रहा है, उनको महिला थाना जो भी उनके आसपास लगता हो वहाँ जाके लिखित में शिकायत दें और मुकदमा दर्ज होगा। तो इन्हें डरना नहीं चाहिए कि इनका नाम कल को पब्लिक कर दिया? कोर्ट के अंदर भी जब प्रोसीडिंग चलेगी तब भी इनका नाम टाइटल में शो नहीं होगा। ओके, बिल्कुल ब्लैंक आएगा। ठीक सर, ठीक। अब एक क्वेश्चन बड़ा, फैमिली कोर्ट और जितने भी क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स हैं, यानी जो सेक्सुअल ऑफेंसेस जितने भी हैं, वो जितने मुकदमे कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, किसी में भी लड़की का नाम नहीं आता है, सारे ब्लैंक आते हैं टाइटल। ठीक है, मतलब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। लेकिन उनके जो सगे संबंधी हैं उनको पता लगे अलग बात है, लेकिन कोर्ट उनकी आइडेंटिटी को छुपाता है। और जब गवाही भी होगी तब भी कैमरा प्रोसीडिंग होगी तब भी उस कोर्ट के अंदर कोई नहीं होगा सिवाय उनके, वो और जज और बाकी जो स्टाफ है कोर्ट का। ठीक है, बाकी उनको और कोई किसी को एंट्री नहीं होगी। ठीक है सर। तो सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम कि CRPC सेक्शन 91 क्या है और इसका क्या यूज़ है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने कोई अगर फैक्ट छूट जाता है या कोर्ट के सामने छूट जाता है तो 91 के अंदर क्या है, समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या अदर थिंग, यानी कोई भी ऐसा मेटेरियल डॉक्यूमेंट अगर रह गया इन्वेस्टिगेशन दौरान और बाद में सामने आता है, वो फैक्ट्स सामने के बाद में आते हैं, तो हम उसके तहत नोटिस कर सकते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी कर सकता है और कोर्ट भी कर सकता है। ठीक है, इसका बस साइबर क्राइम से इस सेक्शन का कोई यूज़ नहीं है? तो डायरेक्टली कोई यूज़ नहीं है। ठीक है सर। साइबर क्राइम जो है ना वो रिलेट IPC पे ही है। ओके, वो तो बस सेक्शन ऐड हो जाते हैं IT एक्ट के, लेकिन ऑफेंस बनेगा उसमें धोखाधड़ी का, चीटिंग का, क्योंकि तो उसमें जो फर्जी दस्तावेज भी लगेंगे तो 467, 471, 468, क्योंकि एक प्रॉपर्टी के लिए भी कोई भी अगर हम एक अकाउंट भी खोलेंगे या किसी का एड्रेस भी देंगे तो हम एक डॉक्यूमेंट के साथ भी छेड़छाड़ करेंगे। हाँ जी, ठीक है, क्योंकि मेरा नाम जो है वो नाम नहीं है मेरा, तो हम डॉक्यूमेंट के साथ भी मैनिपुलेट करेंगे, यानी किसी भी सरकारी दस्तावेज के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे, तो उसमें फिर 467 अट्रैक्ट होती है IPC। ओके, तो वो तो एक सपोर्टिंग एक्ट है साइबर, वो ऐड हो जाते हैं उसके सेक्शन में। ठीक है, लेकिन मेन जो कार्रवाई है वो IPC के सेक्शन में ही चलती है। तो सर मेरे ना कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं। आपको काफ़ी टाइम हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो आपके पास काफ़ी ऐसे केसेस आए होंगे ऑनलाइन फ्रॉड के। सबसे बड़ा जो गैंग है वो मूवी बनी है जामताड़ा, हाँ जी, उससे संबंधित बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं। तो क्या किसी भी केस में जो फ्रॉड होता है उसको उसका अमाउंट रिफंड हुआ है आज तक? अगर पुलिस रिकवरी करा देती है, हाँ, अभी हमारे सामने कुछ मुकदमे आए हैं जिसमें 60 या 70% तक पुलिस ने रिकवरी कराई है। 60 से 70% लोगों का पैसा वापस मिल गया। यानी अगर 1 लाख की चीटिंग है तो 70,000 रुपये करीब पुलिस ने उनसे अपराधियों से रिकवरी करा के कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता को दिए हैं। ये जो जमताड़ा वाला गैंग था। था। ठीक है, मतलब ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि जो लोग कानून का सहारा लेते हैं उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए, सबसे बड़ा है कि अगर जब भी अपराध हो आप उसकी शिकायत जरूर दें जाके। ये सबसे अगर थाने में नहीं लेते हैं तो उसके बड़े अधिकारी के पास चले जाओ, वो बड़ा अधिकारी नहीं सुनता तो कमिश्नर के पास चले जाओ जी। और सारे जो एप्लीकेशन आपने जो रिटर्न में दी हैं अगर कोई नहीं लेता तो पोस्ट कर दो उनको, उसको लेके फिर कोर्ट में आ जाओ। लड़ाई थोड़ी लंबी है लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेगा, जीतने की उम्मीद है। ऐसे तो थाने से ही अगर आप ढंग से पैरवी करोगे तो पुलिस ही कार्रवाई कर देती है। अच्छा, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तब है जब आप पुलिस ये ना सुने। जिस दिन आपके साथ ऑफेंस हुआ है आप तुरंत के तुरंत थाने में जाके शिकायत दो। ओके, उससे एक आधे ज़्यादा केसों में क्या होता है लोग शिकायत करने ही नहीं जाते हैं। मेरे पास सर अब तक 1000 लोगों के कॉल आए हैं और उनमें से मैं कहूँ 950 लोग जो हैं जिनके साथ ये स्कैम हुआ है उन्होंने FIR कराने से ही मना कर दी। बिल्कुल, मैं कहता कि हूँ कहीं उनकी और लोगों को पता ना चल जाए कि उनके साथ धोखा हो चुका है। उनके साथ धोखा हुआ है और लोग उसे पागल ना कहने लगे या लालची, इस डर से। ऐसा ही होता है जी। सिर्फ 10% लोग ही थाने में शिकायत देते हैं जाके।
आप पिट के घर बैठ जाओगे, जी। लुट के आ जाओगे, लेकिन थाने में शिकायत लेके नहीं जाओगे। उसी का फ़ायदा मिलता है ना अपराधियों को, क्योंकि इन्हें पता है हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वालों की बस। संख्या बहुत ही कम है या ना की बराबर है। अगर मेरे 10,000 रुपये निकल गए तो मैं सोचूंगा यार 10,000 रुपये के लिए मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे, थाने इतनी फीस हो जाएगी, इतना मेरा खर्चा हो जाएगा, नौकरी छोड़ के जाऊँगा, कोई बात नहीं, चले गए चले जाने दो। उसको लेने के लिए मेरे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक शिकायत तो आप थाने में जाकर दे ही सकते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ होता है जैसे मान लो मैंने किसी के साथ फ्रॉड करा, कोर्ट में ये बात साबित होगी मैंने फ्रॉड करा और फ्रॉड कराया मैंने 10,000 रुपये का, तो क्या कोर्ट उसे मुझे 10,000 रुपये से ज़्यादा उस व्यक्ति को दिलवाएगा या 10,000 ही दिलाएगा? ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक। अमाउंट जो है उसका फाइन भी लगेगा, वो आपको जो कंप्लेनर है उसको पे भी करना होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 323 में जो सबसे छोटा सेक्शन है, थप्पड़ मारने पर 323 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसमें कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना किया है। एक थप्पड़ मारने पे, ठीक है। वो 2 भाई थे, तो दोनों भाइयों को 10-10 हज़ार रुपये कंपनसेशन दिया है कोर्ट ने, तो 323 के सेक्शन में। ये जो कंपनसेशन दिया है 10-10 हज़ार, ये पेमेंट हाँ, जिसने मारा उसकी जेब से गई है। ओके। तो गाइज उम्मीद है आपके जितने क्वेश्चन थे वो साथ में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है और कोई भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटा है। एक क्वेश्चन, हाँ सर मुझे याद आया, एक बच्ची ने पूछा मेरे से, ये बेंगलोर से बिलोंग करती है, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था पर मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। ये बच्ची परेशान है कि इसको मतलब ये कपड़े अपने हिसाब से पहनना चाहती है, तो इसके आसपास के लोग इसको टोकते हैं कि फैमिली में रिलेटिव्स कि ऐसे कपड़े मत पहना कर, ऐसे बात करा कर, ऐसे जाया कर, ऐसे आया कर। तो इसने पूछा क्या मैं कोई केस फाइल कर सकती हूँ इन लोगों के खिलाफ? हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो कैसे, मतलब क्या किस सेक्शन में है ऐसा कुछ? देखो ये कि अगर वो किसी को आने जाने से रोकते हैं, हाँ, यानी कि रेस्ट्रेन करते हैं, यानी आपके विरोध पैदा करते हैं आने जाने में जी, आपका रास्ता रोकना भी अपराध है। अच्छा, ठीक है। आपको कमेंट करना, भद्दी कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, वो भी अपराध है। आपका पीछा करना वो भी अपराध है। आपको किसी चीज़ के लिए रोकना फोर्सफुली कि आप यहाँ से नहीं जाओगे, तो क्यों नहीं जाऊँगा मैं, ऑफेंस। हाँ ऑफेंस में आता है। फिर आपको ये थ्रेट भी हो रही है कि भाई धमकी भी दी जा रही है ऐसे कपड़े मत पहनो, ठीक है, तो IPC 506 भी अट्रैक्ट करती है। ओके, यानी कि वो बच्ची फाइल कर सकती है कंप्लेंट अगर वो चाहे। अगर आप पे कोई भी परेशान करता है आपको, आपकी निजी उसमें खनन डालता है, ताका झाकी करता है, तो आपके खिलाफ शिकायत, ये घूरना भी तो एक अपराध है। अगर आप किसी को घूरते हो, हाँ, वो भी अपराध है। ओके, इसके लिए भी कोई कंप्लेंट फाइल कर सकता है? बिल्कुल, आप शिकायत दे सकते हैं। और वो तो चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। तो गाइस उम्मीद है आपकी समझ में सारी बातें आ चुकी होंगी। अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, तो इतनी कन्वर्सेशन सुनने के बाद आप एक चीज़ तो समझ गए कि कंप्लेंट कराना आपका पहला काम है। जाइए, FIR कराइए, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर सर से कोई सुझाव चाहिए तो उसके लिए दोबारा क्वेश्चन का जवाब देंगे, दोबारा कभी ना कभी आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। बाय बाय, टेक केयर।